हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगातार लगे होंगे। इसी बीच अर्थशास्त्र का जो समष्टि का महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा था, समष्टि अर्थशास्त्र का, उसके कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स से जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको लेकर मैं आ गया हूं। तो जल्दी से पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए और देखिए कौन कौन से प्रश्न आज आपके लगे हैं। ये प्रश्न की क्रम संख्या 31 से शुरू होगी, क्योंकि इसके पहले एक दूसरा टॉपिक था जो 1 से लेकर 30 तक आया था और ये 31 से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो आप इसको जान लीजिएगा कि समष्टि अर्थशास्त्र का ये तीसरा वीडियो होगा। कौन सा? तीसरा। और इसका तो समझ लीजिए इसका ये दूसरा भाग है। कौन सा? दूसरा भाग। ठीक है, हाँ, चूंकि आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, आपको इतना समझाना नहीं है, फिर भी निश्चित रूप से ये बता देना ठीक है कि 31 से क्यों शुरू हो रहा है। 31 से क्यों शुरू हो रहा है? तो देखिए, गर्मियां बढ़ रही हैं। आप इलाहाबाद में हो, लखनऊ में हो, कानपुर में हो या किसी गांव और देहात में बैठकर पढ़ाई कर रहे हो, आप सच्ची मेहनत करते हैं, वास्तविक लगन रखते हैं, तो आपको सफलता निश्चित रूप से देर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं मिलेगी। देखिए, अभी आईएएस का रिजल्ट आया है। ठीक है, बहुत सारे घरों में खुशी की लहर दौड़ रही है, बहुत सारे चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ रही है और आसपास के जो प्रतियोगी छात्र होते हैं, किसी का सिलेक्शन होता है तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि जब इनका सिलेक्शन हो रहा है तो मेरा भी होगा। ठीक है, और आशा पे ही पूरी दुनिया टिकी है। आप लगे रहिए, आपका एग्जाम करीब है। ठीक है, आपका भी सिलेक्शन होगा, बस धैर्य को बनाए रखिए। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, बार बार हर बार, क्योंकि यही एक गलती है जिसके वजह से सिलेक्शन नहीं होता। अपना परीक्षण करिए और तुलनात्मक परीक्षण करिए। कल मेरी एक विद्यार्थी से बात हो रही थी, ठीक है, कंपटीटर हैं वो भी, तो उनका कहना था कि भाई हम अपने से मतलब रखते हैं। किससे? हम अपने से मतलब रखते हैं, हम दूसरे का कितना क्या रहा है इससे मतलब नहीं रखते। तो मैं आपको बता दूं कि अपने से मतलब रखने से कंपटीशन नहीं निकलेगा। कंपटीशन तो निकलेगा जब आप दूसरे की तुलना में अपने को देखेंगे, क्योंकि उस कंपटीशन में केवल आप अकेले नहीं बैठ रहे हैं। उस कंपटीशन में आपके साथ 100 लड़के आपकी सीट पर हैं। कितने? 100 लड़के हैं। तो निश्चित रूप से आपको ध्यान देना है कि दूसरा कहीं हमसे आगे न निकल जाए, उसका उसी सब्जेक्ट में कितना मार्क आ रहा है। इस तरह से पढ़ाई करेंगे तब होगा सिलेक्शन। बाकी आप ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई रोक छेक नहीं है। ठीक, आइए बात करते हैं आगे की। ये 31वां प्रश्न इसके पहले की वीडियो में जा चुका है। निश्चित रूप से आप पढ़ लिए होंगे। अच्छा, 1 मिनट। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। देखिए, कह रहा कि कीन्स के अनुसार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कभी भी इकाई से अधिक नहीं होगी। ठीक है, निर्वचन होने की स्थिति में इकाई से अधिक हो सकती है, कभी भी औसत उपभोग प्रवृत्ति से अधिक नहीं हो सकती। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का अन्योन्य रूप होता है। तो ये पहला ही सही इसका। ठीक है, कीन्स का मानना है और सभी का समझ में आई बात। इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कभी भी इकाई से अधिक नहीं हो सकती। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकती। इसका पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि आप जब इसको पढ़ रहे होंगे, ठीक है, इसको पढ़ रहे होंगे तो निश्चित रूप से इसको ध्यान में रखे होंगे। ठीक, और एक से कभी, शून्य से कभी नीचे नहीं हो सकती, एक और शून्य के बीच रहती है। आप वहीं लिख लीजिएगा, लिख लेंगे नोट सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हमेशा
एक और शून्य के मध्य होती है, शून्य के मध्य होती है। अलग अलग प्रश्न पूछने का तरीका हो जाएगा। एक से कभी अधिक नहीं होती, शून्य से कभी कम नहीं हो सकती, यानी एक और शून्य के 3 प्रश्न इसमें बनेंगे। आगे कितने प्रश्न? 3 प्रश्न। आगे देखिएगा, कह रहा है कि आईएस वक्र का ढाल होता है। आईएस वक्र का जो ढाल है, देखिए मैं आपको बताऊं, आईएस वक्र, ठीक, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ठीक। ये देखिएगा, ये आपका एल एम वक्र है और यह आपका आईएस वक्र है, ठीक है। हाँ, तो आईएस वक्र हमेशा ऋणात्मक ढाल वाला होता है। यहां टच मत करिएगा, ऐसे बना लीजिए। देखे होंगे हिग्स और हैंसन ने आईएस मॉडल दिया था। हिग्स और हैंसन ने कौन सा मॉडल दिया था? आईएस मॉडल। ये देखिएगा आईएस वक्र है, एल एम वक्र है, ये है आईएस वक्र। तो आईएस वक्र का ढाल हमेशा ऋणात्मक होता है। पूछा जाएगा निश्चित रूप से, ध्यान दीजिएगा, ऋणात्मक। और इसका एलएम वक्र का ढाल हमेशा कैसा होता है? धनात्मक होता है, धनात्मक, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही होगा? बी। आगे कह रहा है कि एलएम वक्र का ढाल होता है, तो जस्ट अभी मैंने बताया है, ठीक है। कैसा होता है? धनात्मक होता है। एलएम वक्र का ढाल धनात्मक होता है और आईएस वक्र का ढाल ऋणात्मक मतलब नीचे गिरता हुआ होता है। ऊपर उठता हुआ का मतलब धनात्मक है और नीचे गिरता हुआ का मतलब है क्या? ऋणात्मक। देख लीजिए, लिख लीजिए इसको, ऊपर उठता हुआ होगा तो धनात्मक, और नीचे गिरता हुआ होगा तो ऋणात्मक। समझ में आई बात? आगे बढ़िए। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एमपीसी प्लस एमपीएस लेस देन 1, फिर दोनों का ग्रेटर देन 1, इनमें से कोई नहीं। जब दोनों को जोड़ते हैं तो यह हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। यहां देखिए, एक इन्होंने छोड़ दिया, ऐसे होता है, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है। हमेशा अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। एमपीसी और एमपीएस बराबर कितना होता है? 1 होता है, बराबर होता है। आगे, यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 0.6 है तो निवेश गुणक क्या होगा? बहुत बार ये पूछा गया है, ठीक है। उपभोग की यानी के बराबर आपको बताया गया, के बराबर क्या होता? 1 माइनस एम पी सी इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.6 घटाएंगे, ठीक है, बराबर 1 माइनस 0.4 होगा, बराबर अगर आप इस पॉइंट को हटाएंगे तो 10/4 हो जाएगा, बराबर 2.5 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, ये यहां पॉइंट लगाना ये भूल गए हैं, ठीक है। हाँ, आगे देखिए, यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 6 है तो फिर वही प्रश्न है, देख लीजिएगा। कई बार ये बताया जा चुका है, पिछली वीडियो में विश्लेषण कर करके जाके देखिएगा और यहां खुद ही आपको समझ में आएगा। के बराबर जो गुणक का मान होता है वो सीमांत बचत प्रवृत्ति के उल्टा होता है, ठीक है। यानी के बराबर 1/MPS होता है।
या अगर MPC दिया है तो K बराबर 1/1 माइनस MPC होता है। ठीक है जी। निम्नलिखित व्यापार चक्रों में से कौन सा फिलिप्स वक्र से प्रत्यक्षतः संबंधित है? फिलिप्स वक्र से प्रत्यक्षतः संबंधित है गुणक त्वरक व्यापार चक्र सिद्धांत, अतिनिवेश व्यापार चक्र सिद्धांत, राजनैतिक व्यापार चक्र सिद्धांत या वास्तविक व्यापार चक्र सिद्धांत। बहुत ही अलग टाइप का प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा। लेकिन अच्छा प्रश्न है। क्या है? अच्छा प्रश्न है। तो याद रख लीजिए, राजनैतिक व्यापार चक्र से संबंधित है कौन? व्यापार चक्रों में से कौन? फिलिप्स वाला। कौन सा? फिलिप्स वक्र। फिलिप्स वक्र की अगर बात करेंगे किस व्यापार चक्र से संबंधित है? तो राजनैतिक व्यापार चक्र से। आगे, मिल्टन फ्रीडमैन की अस्थायी आय परिकल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहले तो एक क्वेश्चन यही आएगा कि फ्रीडमैन ने कौन सी परिकल्पना दी है? तो अस्थायी आय परिकल्पना है फ्रीडमैन की। मिल्टन फ्रीडमैन की कौन सी परिकल्पना है? अस्थायी आय परिकल्पना। ये क्वेश्चन भी अब एक क्वेश्चन बन जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और इस प्रश्न का अगर जवाब की बात करें तो देखिए ऑप्शन पढ़िए। अस्थायी आय में सभी वृद्धियां बचत में पाई जाती हैं। अस्थायी आय में सभी वृद्धियों का उपभोग हो जाता है। अस्थायी आय में सभी वृद्धियां बचत में जाती हैं। तो यही सही है, सी ऑप्शन। क्या? सी ऑप्शन। ध्यान कर लीजिएगा। फ्रीडमैन, मिल्टन फ्रीडमैन की अस्थायी आय परिकल्पना अगर समझ में ना आए तो देख लीजिएगा, और विस्तृत वीडियो में आपको जरूर मिल जाएगा ऐप पर। बस जल्द ही क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है। एक कल का कमेंट मैंने पढ़ा था, 2 सज्जन थे। एक लोग पूछ रहे थे कि सर आप पढ़ाते कहाँ हैं? तो मैं उनसे एक संदेश पूछना मैं भी चाहता हूं कि आप ये क्यों पूछना चाह रहे हैं कि पढ़ाते कहाँ हैं? बस ये है कि पढ़ाते हैं। और एक सज्जन का था कि सर आप तैयारी के लिए कब से पढ़ाएंगे? तो जल्द ही शुरू होने वाला है। ठीक है। अगर आपकी अभी तक तैयारी नहीं हो पाई है, इस एग्जाम में आप बैठ तो रहे लेकिन मतलब नहीं है, तो आप निश्चित रूप से ये जो नंबर दिए जा रहे हैं उस पर संपर्क करिए और जुड़िए। क्लासें एकदम स्टार्ट होंगी, 1-1 घंटा दोनों सब्जेक्ट चलेंगे। ठीक है। और विधिवत और बेहतरीन चलेंगे। कह रहा है कि उपभोग एवं बचत फलन निम्नवत दिए गए हैं। ठीक है। देखिए, ये उपभोग फलन है, ये बचत फलन है। ठीक है। निवेश गुणक का मान कितना होगा? निवेश गुणक का मान कितना होगा? तो आप एक चीज जानिएगा, इसमें निवेश गुणक पूछ रहा है, दोनों से आप निकाल सकते हैं। दोनों से आप निकाल सकते हैं, और दोनों से आप निकालेंगे जब, ठीक है, तो इसका मान कितना आएगा आप देख लीजिए। जैसे पहले से आप अगर C बराबर दिया उपभोग से निकालना चाहते हैं 100 प्लस 0 माइनस 2i माइनस नहीं प्लस 0.2i, तो यहां ये आपकी क्या है? MPC है। क्या है? MPC है। तो निकाल लीजिए K बराबर 1 माइनस MPC रखने पर 1 क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.2, ठीक, बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.8। अब इसको अगर आप 10 को 8 से भाग देंगे, ठीक है, 10 को 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1.25। ठीक है। यही आपका आंसर होगा और बी आपका सही हो जाएगा। इससे भी निकालेंगे, इससे डायरेक्ट निकाल देंगे क्योंकि ये यस ही है। ठीक है। तो 1 माइनस ये है आपकी MPS, क्या है? 1 MPS के बराबर वही बात हो जाएगी 1 पॉइंट। तो ये आंसर, दोनों का आंसर एक ही होगा। ठीक है। किसी से भी आप गुणक का मान निकाल सकते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों में से कौन सा निवेश फलन प्रावैगिक है? इसकी पहचान देखिए, ये अध्ययन का विषय है। अगर कुछ नहीं आपको आ रहा है, अभी तुरंत आप इसको पाए हैं, तो देखिएगा T-1 जिसमें होगा, ठीक है,
वो प्रावैगिक होगा, क्योंकि वो दो समय अंतराल को दिखा रहा है। जो एक ही समय से होते हैं वो अस्थाई होते हैं, जो अलग अलग समय में होते हैं वो प्रावैगिक होते हैं। तो t-1 देखिए, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी ये तीन तो प्रावैगिक हैं और एक ये अस्थाई है। क्या है? अस्थाई। ठीक, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, प्रावैगिक नहीं है वो, क्या है? अस्थाई है। क्लियर? आगे देखिएगा, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा फलन प्रावैगिक उपभोग फलन है। अब बहुत ध्यान से देखिए, जिसमें t-1 है वही प्रावैगिक है, बाकी कोई नहीं। तो देखिएगा, ये भी t है, केवल ये भी t, ये सब t है, केवल एक समय को बताते हैं। ये जो है t-1 है, यानी यही C वाला ऑप्शन क्या है? प्रावैगिक है, प्रावैगिक है। क्लियर? हाँ, आगे कह रहा है किन्स द्वारा प्रतिपादित उपभोग मांग निर्भर करती है? आय पर, रुचि, आदतों पर, प्रवृत्ति या जनसंख्या पर। तो देखिएगा, इसका ऑप्शन, इसका आंसर तो मान लिया था आयोग ने डी, लेकिन यदि किन्स की बात की जाए तो उसका आंसर ए होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? ये किन्स द्वारा प्रतिपादित उपभोग किस पर निर्भर करता है? केवल आय पर निर्भर करता है। आय उसका मुख्य तत्व है, आय मुख्य तत्व है। ठीक है, तो ये उपयुक्त सभी नहीं होना चाहिए था, लेकिन आयोग मान लिया है, तो अब आप जान लीजिए, ठीक है, कि क्या क्या हो सकता है जमाने में। यदि उपभोग फलन C बराबर कर लीजिए 100 प्लस, तो विनियोग इतना होने पर, विनियोग 150 हो तो संतुलित आय का स्तर क्या होगा? तो संतुलित आय का स्तर तो होगा 750। कितना होगा? 750 होगा। अब आप कहेंगे कैसे? क्या अब आप कहेंगे कैसे? तो इसको हमको हल करके आपको बताना पड़ेगा। क्या? इसको हल करके आपको बताना पड़ेगा, और मैं बता दे रहा हूं कि कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए क्या क्या दिया है, आप जानते हैं y बराबर क्या होता है? C प्लस आई, C प्लस आई, उपभोग और निवेश, यही क्या है? y बराबर होता है, y बराबर C प्लस आई होता है। ठीक है, y बराबर C0 प्लस CY प्लस आई। तो यहां अब मान रख लीजिए, ये भी होता है, एक ये भी होता है और ये भी होता है। ठीक है, अगर इस C को दो भागों में बांट रहे हैं तो ये भी होगा और CY भी होगा। अब इसी को देख लीजिए, क्या है? ये 100 है, कितना है? C0 कितना है? 100 है, प्लस C कितना है? C है 0.8 y। I बराबर कितना है? विनियोग। देखिएगा, यहां ये गलत लिख दिए हैं, ये नहीं तो और आंसर उल्टा पुल्टा आने लगेगा भी, इसमें मिलेगा ही नहीं। ये केवल 50 है। ये क्या है? निवेश कितना है? 50 है। निवेश कितना है? 50। अब इसी को जैसे ही आप हल करेंगे, आपका पूरा आंसर निकल कर बाहर आ जाएगा। समझ में आई बात? यानी देखिएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो y माइनस इसको घटाएंगे 100, तो कितना हो जाएगा? पक्षांतर अगर करेंगे तो y माइनस 0.8y, ठीक, बराबर 150, बराबर 150। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 0.2y बराबर कितना हो जाएगा? 0.2y बराबर 150। ठीक है, ये आंसर भी यहां गलत लिखा गया है, ये ओनली 75 होगा। क्या होगा? 75। ठीक, अब देखिए, यदि y बराबर करेंगे तो 0.2y यहां चला जाएगा, और यदि हम इसको
इसको काटेंगे 2 से, ठीक है, किसको 150 को, तो ये हो जाएगा कितना 75 के, कितना 75 के, और दशमलव लगाएंगे तो 750, नहीं ये ठीक है 750 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 750। तो इसका आंसर आएगा 700, ये बी आंसर सही होगा। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इसी तरह से इसका हल निकलेगा। नहीं समझ में आएगा तो विस्तृत में आपको बता दिया जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में निवेश की मात्रा निर्भर करती है। अर्थव्यवस्था में निवेश की मात्रा, न्यूमेरिकल थोड़ा सा कठिन होता है, जिसको मैथ नहीं आती, पक्षांतर नहीं आता है, वो कतई इसको हल नहीं कर सकता, तो फिर उसको रटना ही पड़ेगा, तुक्का लग जाएगा तो लग जाएगा। अर्थव्यवस्था में निवेश की मात्रा निर्भर करती है उत्पत्ति के साधनों की उपलब्धि पर, उत्पत्ति के साधनों की उत्पादकता पर, पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर, उपभोग प्रवृत्ति पर। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिए, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो देखिएगा। पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर, अर्थव्यवस्था में निवेश की मात्रा किस पर निर्भर करती है? पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर। क्लियर? आगे कह रहा है कि जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय को शून्य होने से बचाता है? उपभोग। राष्ट्रीय आय को शून्य होने से कौन बचाएगा? उपभोग, क्योंकि उपभोग कतई जीरो होगा ही नहीं, आदमी खाए बिना नहीं रह सकता, चाहे कुछ पैदा करे या ना करे, खाएगा वो जरूर, ठीक है। इसीलिए उपभोग कभी भी शून्य नहीं होता, या सीमांत उपभोग कभी शून्य नहीं होती। कह रहा है कि आय वितरण में असमानता होने से निम्न आय वर्ग के लोग जो उच्च आय वर्ग के उपभोग के स्वरूप को अपनाने का प्रयत्न करते हैं, से उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि होना यानी बचत प्रवृत्ति में कमी होना स्वाभाविक है। सैमुअल्सन का विचार, नर्स का विचार, रोस्टन का विचार, या जनवरी, तो डिजेनवरी का ये विचार है, इसको कहते हैं प्रदर्शन प्रभाव। क्या कहते हैं? रैचेट इफेक्ट, प्रदर्शन प्रभाव। कि फलाने अगर डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर हैं, अपने लड़के की शादी में 15 लाख खर्च कर रहे हैं, तो हम भी 15 लाख खर्च करेंगे, भले उधार मांगेंगे, खेत बेचेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, उनसे कम हम नहीं हैं। इसी को कहते हैं प्रदर्शन प्रभाव, और इससे अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप निश्चित रूप से ऋणग्रस्त हो जाते हैं और आपकी स्थिति बद से बदतर होती चली जाती है। कह रहा है कि ब्याज आधुनिक सिद्धांत में आईएस वक्र व्यक्त करता है। ब्याज के आधुनिक सिद्धांत में क्या? हिक्स और हैंसन का दिया गया आईएस मॉडल, ISLM मॉडल इसे कहते हैं। कौन दिया? हिक्स और हैंसन। हिक्स और हैंसन तो ये भी कभी पूछ लेता है। वास्तविक संतुलन को, किसको दिखाता है? वास्तविक संतुलन को। और वहीं LM पूछ ले तो यह मौद्रिक संतुलन को दिखाएगा। किसको? मौद्रिक संतुलन को, क्योंकि ये IS वस्तु की पूर्ति से संबंधित है, जबकि LM मुद्रा की पूर्ति से संबंधित है। कह रहा निम्नलिखित में कौन एक गुणक के मान में रिसाव का कारण होगा? बिक्री कर दर में कमी, आय कर में सामान्य कमी, उपभोग वस्तुओं के मूल्य में कमी, आयात में वृद्धि। तो इसका आंसर होगा आयात में वृद्धि। गुणक के मान में रिसाव का कारण क्या होगा? आयात में वृद्धि। ISLM वक्र का प्रतिच्छेद बिंदु बताता है वस्तु बाजार के संतुलन को, मुद्रा बाजार के संतुलन को, वस्तु एवं मुद्रा दोनों के संतुलन को बताता है। दोनों बाजारों के संतुलन कौन बताता है? ISLM मॉडल। अभी देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर में सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। बहुत आसान पेपर आया था। कह रहा है कि दिए हुए कुल विनियोग व्यय के लिए बचत प्रवृत्ति में वृद्धि होने से, बचत प्रवृत्ति में वृद्धि होने से ब्याज की दर में गिरावट आएगी, आय में गिरावट आएगी, ब्याज की दर में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी। बहुत आराम से पढ़िए इस प्रश्न के आंसर को, जल्दी दीजिएगा। क्या है? दिए हुए कुल फलन में, देखिए तो इसका आंसर क्या होगा?
दिए हुए कुल विनियोग व्यय के लिए बचत प्रवृत्ति में वृद्धि होने से ब्याज की दर में गिरावट आएगी, आय में गिरावट आएगी। किसमें गिरावट आएगी? आय में। ध्यान से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। दिए हुए कुल विनियोग व्यय के लिए बचत अगर प्रवृत्ति होगी, बचत करने की प्रवृत्ति होगी तो आय में गिरावट आएगी। किसमें? आय में। हाँ, ठीक। आगे है कि आय बढ़ने के साथ साथ उपभोग पर व्यय की गई आय का अनुपात बढ़ता तो है लेकिन कम हो जाता है। ठीक है, कम, उससे कम अनुपात में बढ़ता है। ठीक है, तो पहला सही होगा। आय बढ़ेगी तो उपभोग भी बढ़ेगा लेकिन अनुपात कम होगा। कह रहा है कि जननांगी संक्रमण सिद्धांत में जनसंख्या की आदर्श वृद्धि दर प्राप्त होती। किसमें? तो द्वितीय चरण में। जननांगी संक्रमण सिद्धांत नोटेस्टीन ने दिया है। ठीक है, और इसमें जनसंख्या की आदर्श स्थिति कब होती है? द्वितीय चरण में। कब होती है? द्वितीय चरण में, निश्चित रूप से। आइए, ये आपको हो गया। आगे देखिएगा, सीपी ब्लेकर ने जनसंख्या का 5 स्तर बताया है। ठीक है, कौन? सीपी ब्लेकर ने जनसंख्या के 5 स्तर बताए हैं। कितने? 5 स्तर बताए हैं। और दूसरे में जनसंख्या विस्फोटक हो जाती है। दूसरे चरण में जनसंख्या क्या हो जाती है? विस्फोटक हो जाती है। भारत इस समय तीसरे चरण से गुजर रहा है। किस चरण से? तीसरे, क्योंकि यहां वृद्धि दर कम हुई है। सापेक्ष आय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? सापेक्ष आय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है? तो देख लिए, कीन्स द्वारा, कुजनेट्स द्वारा, जेम्स ड्यू जेनबरी द्वारा या फ्रीडमैन द्वारा। तो जल्दी से बताइएगा, सापेक्ष आय परिकल्पना। सापेक्ष आय परिकल्पना। तो देखिएगा, सापेक्ष आय परिकल्पना किसके द्वारा दी गई है? ड्यूजेनबरी के द्वारा। किसके द्वारा? ड्यूजेनबरी के द्वारा। यही 2-3 और जान लीजिए। अगर निरपेक्ष पूछता है तो निरपेक्ष आय परिकल्पना कीन्स के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? कीन्स के द्वारा। यदि मैं बात करूं किसकी? अस्थाई आय, फ्रीडमैन के द्वारा। अस्थाई आय परिकल्पना, आय परिकल्पना। और एक और महत्वपूर्ण है, उसको भी लिख लीजिएगा, जीवन चक्र परिकल्पना, मोदिग्लियानी। जीवन चक्र परिकल्पना किसकी है? मोदिग्लियानी की। ठीक है, मोदिग्लियानी की। ठीक है, आगे देखिए, 54 है कि व्यापार चक्र का नवप्रवर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो नवप्रवर्तन, ये पीछे भी इसकी वीडियो है लेकिन क्वेश्चन यहां लगे हैं तो यहां अभी देखिए। नवप्रवर्तन शब्द जैसे आए वैसे किसको मारना है? शुम्पीटर को। नवप्रवर्तन जब भी आए किसको मानना है? शुम्पीटर को, क्योंकि यह आगे देखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था ने व्यापार चक्र का नवप्रवर्तन सिद्धांत दिया? शुम्पीटर। फिर वही क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, इनका जो मेन थीम था वही था कि लाभ तभी होता है जब चीजों में परिवर्तन होता है, नए नए आविष्कार, बदलाव होता है। विस्फोटक चक्र में व्यापार चक्र का आयाम, विस्फोटक चक्र में व्यापार चक्र का आयाम क्या होता है? घटता है, यथावत रहता, बढ़ता नहीं। कूदता हुआ परंतु असतत रहता, विस्फोटक नाम ही है। कूदता हुआ परंतु असतत होता है। आगे, ठीक है। कह रहे किसी अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र जिन चरणों से होकर गुजरता है उसका सही अनुक्रम क्या है? उसका सही अनुक्रम क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिएगा। तो व्यापार चक्र का सही अनुक्रम कहां से स्टार्ट होता है? मंदी से
फिर प्रत्यक्ष व स्फीति, फिर मुद्रास्फीति, फिर विस्फीति। तो क्या सही होगा? सी सही होगा। ध्यान रखिएगा, क्या सही होगा? सी सही होगा। मंदी से शुरू होता है। आगे कह रहा है कि हिग्स का व्यापार चक्र का सिद्धांत आधारित है। हिग्स का व्यापार चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये भी कई बार और पूछा गया है। तो हिग्स का व्यापार चक्र गुणक और त्वरक की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। गुणक और त्वरक की अंतःक्रिया पर। देखिए आज मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है बैटरी बैठ जाने की संभावना है। ठीक है, सुबह से लाइट नहीं थी और आपके लिए काम करना था, तो मैं आने के बाद थोड़ा सा आराम किया हूं और आपका काम कर रहा हूं। ठीक है ना जी। कह रहे निम्न व्यापार चक्र सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गुणक त्वरक अंतःक्रिया के सिद्धांत पर आधारित? अभी देखा आपने हिग्स का व्यापार चक्र, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हिग्स का व्यापार चक्र, देखिए हार्ट्रे का शुद्ध मौद्रिक लिख लीजिए, इसका भी शुद्ध मौद्रिक सिद्धांत है। शुद्ध मौद्रिक सिद्धांत है। शुद्ध मौद्रिक पूछे सिद्धांत व्यापार चक्र का, शुद्ध मौद्रिक सिद्धांत किसका है? तो हार्ट्रे का। हेयक की अगर बात करें, देखिए हेयक का क्या है? किसका? हेयक का। तो मौद्रिक अधिविनियोग सिद्धांत, मौद्रिक अधिविनियोग सिद्धांत, मौद्रिक अधिविनियोग सिद्धांत किसका है? हेयक का है। किसका है? हेयक का। तो आपको पता चल गया। अतिनिवेश का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। अतिनिवेश का निवेश या अतिनिवेश भी इसे कहते हैं। अतिनिवेश। ठीक है, फिलहाल यदि गुणक और त्वरक पूछेगा तो क्या हो जाएगा? हिग्स। आगे है कि व्यापार चक्र के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी नहीं है? वितरण, उपभोग, विनियोग, प्रभावपूर्ण मांग। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत सारे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत उत्तर देते हैं। देखिए आप सोचिए कि अधिक उत्पादन के लिए कौन कौन सी चीज प्रेरित करेगी? ठीक है, उपभोग भी, विनियोग भी और प्रभावपूर्ण मांग। ये तीनों उत्तरदायी हैं, ये उत्तरदायी नहीं। वितरण से कोई मतलब नहीं है। आगे कह रहा किसी व्यापार चक्र की 4 अवस्थाएं होती हैं, इन अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? किसी व्यापार चक्र की कितनी 4 अवस्थाएं होती हैं, इनका सही क्रम क्या है? तो देख लीजिएगा, समृद्धि, प्रतिसार, अवसाद और पुनरुत्थान। निश्चित रूप से आएगा प्रश्न, जान लीजिए। समृद्धि के बाद प्रतिसार, अवसाद और पुनरुत्थान, ये व्यापार चक्र की 4 क्रमिक अवस्थाएं हैं। आगे है आगे अब नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा आपका समाप्त होता है। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो सभी करा लिए गए। अब आगे का चैप्टर आपका लोक वित्त है। क्या है? लोक वित्त है। इसके बारे में कल अध्ययन करेंगे। तैयार होके आइएगा, देखिएगा कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है। आज कितना प्रश्न सही हुआ निश्चित रूप से कमेंट करिएगा। 30 प्रश्न आज आपके लगे हुए थे। धन्यवाद सुनने के लिए।